हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पिछले वीडियो में कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कोलाइड्स हम लोग पीछे पढ़े, यानी सरफेस केमिस्ट्री में जो 3 मेजर टॉपिक है उसमें एडजॉर्प्शन ख़त्म, कैटालाइसिस ख़त्म, कोलाइड्स हम स्टार्ट किए थे। तो कोलाइड्स में सबसे पहले हम पढ़े क्लासिफिकेशन, उसके बाद पढ़े उसका कोलाइड्स का प्रिपरेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड्स का प्यूरिफिकेशन। फिर आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे कोलाइड्स का प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा एक एक करके टॉपिक सब खत्म होते चला जाएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल स्टडी करेंगे। ज़रा समझिए ध्यान से कि जो भी पीछे हम लोग मेथड पढ़े हैं कोलाइडल सॉल के प्रिपरेशन का, उसमें कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग ऐड करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल एक सब्सटेंस उसमें हम ऐड करते हैं जिसे स्टेबिलाइजर कहते हैं। याद आया? और पेप्टाइजेशन के केस में उस स्टेबिलाइजर को पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है, और जनरली स्टेबिलाइजर या पेप्टाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से ये समझना है कि उस कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एक मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ही हमको ऐड करना है। तो ये नहीं कि जितना मन है उतना हम ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक मिनिमम अमाउंट ही हमें इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करना रहता है। ठीक है, हो सकता है उस कोलाइडल सॉल्यूशन को जिसको हमने प्रिपेयर किया है उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी उपस्थित हो, और वो इम्प्यूरिटीज मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। यानी उस इलेक्ट्रोलाइट्स उस कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए जो मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का डालना चाहिए था, सपोज करो कि ज़्यादा हम डाल दिए इलेक्ट्रोलाइट, या हमसे ज़्यादा उसमें डाला गया मान लो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल चाहिए कोलाइड्स के स्टेबिलिटी के लिए वो तो चलो ठीक है रिक्वायर्ड हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा अगर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट अगर उसमें प्रेजेंट हो तो क्या करेगा मालूम है? कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर देगा। कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर देगा, मतलब प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा उसको। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रोलाइट हम एज स्टेबिलाइजर ऐड किए हैं उसका एक मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ही हमें ऐड करना चाहिए। अगर एक्सेस अमाउंट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर देते हैं या हमसे ऐड हो जाता है तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाएगा या होगा, समझो वो स्टेबल ना करके उसको और प्रिसिपिटेट में ही चेंज कर देगा, कोगुलेट कर देगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो भी उसमें इम्प्यूरिटीज है, जो भी इम्प्यूरिटीज होगा इलेक्ट्रोलाइट का एक्सेस अमाउंट, उसे हम लोग को हटाना होगा। अगर मान लो उसमें है उपस्थित उसे हटा देना है। एक ऐसे मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल पर ला के उसको छोड़ देना होगा कि वो केवल कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करे, उसको प्रिसिपिटेट ना करे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज होगा एज इलेक्ट्रोलाइट, उसको रिमूव करने का या उसको रिड्यूस करने के प्रोसेस को ही हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल कहते हैं। समझे? यानी जो पीछे हम लोगों ने मेथड पढ़ा कोलाइडल सॉल के प्रिपरेशन का, उसमें हम लोग स्टेबलाइजर के रूप में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेस अमाउंट में अगर ऐड हो जाता है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने के बजाय उसको प्रेसिपिटेट या कोगुलेट कर देता है। तो हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ही उस कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा एक्सेस में अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसे मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल तक तो रिड्यूस करके लाना होगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब प्यूरिफिकेशन का हमें 3 मेथड पढ़ना है। एक है डायलाइसिस, एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। 3 डायलाइसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक है सेंट्रीफ्यूगेशन या उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। ये 3 मेथड हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है,
उसमें से एक मेथड आपका यहाँ पर डायलाइसिस, आप देख रहे होंगे डायलाइसिस लिखा हुआ है, ये डायलाइसिस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये डायलाइसिस समटाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिएगा क्वेश्चन दिया जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायलाइसिस, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। इसलिए जो भी हम बता रहे हैं आपको या बोर्ड पर लिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर बहुत एक्सेस हो रहा है। मुझे मालूम है कि आपको लगता होगा कि सर जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो पूरा बोर्ड भरे रहते हैं, इतना कौन नोट करेगा। मत करिए नोट, ठीक है? क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? नहीं करो। न्यूमेरिकल से भागते हो, थ्योरी से भागे हो, कैसे काम चलेगा? दो उपाय है, नहीं नोट करना है तो केवल सुन लो कहानी। नोट करना कंपलसरी आपको लगता है कि नहीं ये एक्सेस हो रहा है तो मत कीजिए, ठीक है? जितना बोलते हैं कहानी की तरह सुन लीजिए, याद हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बार बार सुनिए। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं या नोट्स तैयार करवा रहे हैं वो सब आपके सिलेबस में है, ठीक है? बोर्ड का सिलेबस जो आपको भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग आप हर चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है बोर्ड के साथ साथ, तो जितना लिखाते पढ़ाते समझाते हैं, जो भी डीपीपी नोट्स आपको मिल रहा है A to Z 100% उसका स्टडी करो, याद करो। जहाँ याद करने की चीज़ लगती है याद करना होगा, ठीक है? तो चलिए, तो प्यूरिफिकेशन का एक मेथड हमारा डायलाइसिस है। अभी जो हम आपको समझाए जस्ट 2-3-4 मिनट पहले, वो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर डायलाइसिस स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपको इसमें फिगर यहाँ दिख रहा होगा, इसको समझाएंगे ना अभी, समझो यही हमारा यहाँ लिखा हुआ चीज़ होगा, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या है यहाँ पर सुनिए, एक यहाँ देखो कंटेनर लिया गया है, बड़ा सा कंटेनर है। अब इस कंटेनर में आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका है इसमें कहो वाटर पूरा भरा हुआ, उस कंटेनर में वाटर है। वाटर को हम इधर से इसमें इंटर करा रहे हैं हल्का प्रेशर पर, मतलब धीरे धीरे उसमें कुछ प्रेशर आपको भेजना पड़ रहा है, ठीक है? तो कुछ प्रेशर आप इसमें ऐड कर रहे हैं। प्रेशर ऐड करने का यहाँ मेरा मतलब ये हुआ ना कि कुछ प्रेशर पर आप इसे वाटर को इसमें इंटर करा रहे हैं, ठीक है? यहाँ तो ये कहानी समझ में आ गई। अब समझो, ये जो आपका यहाँ देख रहे हैं बैग टाइप का, 2 बैग दिख रहा है, ये थैला में वो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली सेलोफेन है। सेलोफेन कहने का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी एक ऐसा बैग है ये जो SPM नेचर का होता है, सेलोफेन का बना हुआ है। और इसमें देख रहे हैं आप कीप रखा हुआ है, कीप कोन टाइप का रखा हुआ है। इस कोन से हम लोग एडिशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट, जो इम्प्योर सॉल्ट था जिसे हमें प्यूरिफाइड करना है, उसको इस कीप के थ्रू हम इस बैग में डालते हैं। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको छोटा छोटा स्पॉट दिख रहा है, आपको थोड़ा बड़ा साइज का भी दिख रहा होगा, छोटा साइज का भी दिख रहा होगा। जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वो क्रिस्टलॉइड्स है। इस बैग में जो ब्लैक कलर का आपको स्पॉट दिख रहा है वो क्रिस्टलॉइड्स है, छोटे साइज का। और जो आपको बड़ा साइज का दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें ब्लू कलर का दिख रहा होगा, वो आपका कोलाइडल पार्टिकल है जो बड़ा साइज का है, क्रिस्टलॉइड्स छोटा साइज का है, ठीक है? यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब आइए देखिए, इसमें हल्का हल्का प्रेशर पर आप वाटर इंटर कराइएगा, वाटर का जो पार्टिकल होगा इस SPM के बैग को पार करके अंदर चलाएगा, इस बैग के अंदर चलाएगा। और वो वाटर जो है ना, इसमें से जो क्रिस्टलॉइड्स का पार्टिकल है, क्रिस्टलॉइड्स तो हम जानते हैं वाटर में सॉल्युबल होगा, तो जो ब्लैक कलर का पार्टिकल सब होगा इम्प्योरिटीज के तौर पर, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्टिकल होता है एक्चुअली, वो इस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। जो वाटर आप इधर से हल्का प्रेशर पर डाल रहे हैं, वाटर इस बैग को पार करके अंदर चलाएगा। अंदर आने के बाद वो क्या करेगा, इसमें से जो क्रिस्टलॉइड्स का पार्टिकल होगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक पार्टिकल होगा, उसको वाटर अपने में घुला लेगा, डिजॉल्व करा लेगा, और फिर वो इस बैग को पार करके बाहर चलाएगा। यहाँ से वो बाहर निकाल लिया जाएगा। लिखें सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, यानी इस बैग के अंदर जो क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स थे, जो इम्प्योरिटीज था, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज या जो इलेक्ट्रोलाइट था, वो उस वाटर में डिजॉल्व कर गया और डिजॉल्व हो करके इस बैग से वो बाहर चलाता है।
जो SPM नेचर है ना उससे बाहर चलाता है। क्योंकि हम पढ़े हैं जो क्रिस्टलॉइड्स होता है वो SPM को पार कर जाता है, कोलाइडल पार्टिकल नहीं पार करता है। तो कोलाइडल पार्टिकल जो होगा ना वो इसी बैग में रह जाएगा, और क्रिस्टलॉइड जो पार्टिकल है वो वाटर के साथ इस बैग को पार करके, जो SPM नेचर का बैग है उसको पार करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आएगी। यही कंप्लीट जो प्रोसेस है वो डायलाइसिस कहलाता है। और डायलाइसिस का इस्तेमाल जनरली ह्यूमन में, आदमी में, किडनी जो होता है ना, किडनी में ब्लड को कहिए प्यूरिफाइड करने के लिए डायलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक है, हम उसके बारे में भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहले यहाँ पर क्या हुआ, कहानी समझ में आ गया। वाटर को हल्का प्रेशर पर इसमें डालेंगे तो होगा क्या, धीरे धीरे वाटर इसमें जाएगा। ज़्यादा प्रेशर पर डालेंगे तो हो सकता है बैग का SPM नेचर का फट जाए, वो टूट जाए, इसलिए हल्का हल्का प्रेशर पर डालना है धीरे धीरे। ठीक है, उस प्रेशर से होगा क्या, वाटर इसमें इंटर करेगा, क्रिस्टलॉइड्स को अपने में घुला लेगा और फिर उससे बाहर निकल आएगा, है ना। और इसमें जो ब्लू कलर का पार्टिकल दिख रहा है जो कोलाइडल पार्टिकल है, तो बिग साइज पार्टिकल है, वो उस SPM को पार कर ही नहीं पाएगा। इस प्रकार आपका प्यूरिफिकेशन हो गया। जो भी इसमें इम्प्योरिटी था, ब्लैक कलर का जो क्रिस्टलॉइड्स था वो इससे अलग हो गया, और अंदर में प्योर कोलाइडल सोल्यूशन आपका ऑब्टेन्ड हो जाता है। क्रिस्टलॉइड्स उससे अलग हो गया, क्योंकि ये तो इम्प्योर था, कोलाइड्स के साथ साथ क्रिस्टलॉइड्स में इसमें मिला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, उसको क्रिस्टलॉइड्स बोल रहे हैं। उसको वाटर अपने में घुला लिया और थैली से बाहर हो गया, कोलाइडल पार्टिकल को अंदर में छोड़ दिया। ठीक है, उस फिगर को बना लेना है। एक बार इसको हम पढ़ देते हैं, ध्यान से सुन लो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स by diffusion of mixture through a suitable membrane, जो SPM नेचर का होता है, is called dialysis। डायलाइसिस को यहाँ डिफाइन किए हैं। The process of separating the particles of colloids from those of crystalloids by diffusion of mixture through a suitable membrane is called dialysis। यानी इस मेम्ब्रेन में, इस बैग में, इस थैली में क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स दोनों हैं। ठीक है, हमें उसमें से क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल को रिमूव करना है कोलाइडल पार्टिकल से। इसके लिए जो आप यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, जिससे क्रिस्टलॉइड्स उस वाटर में डिसॉल्व होकर थैली को पार करके बाहर निकल जाएगा और कोलाइडल पार्टिकल अंदर में रह जाएगा, ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है डायलाइसिस। अब देखो, particles of crystalloids pass through SPM whereas those of colloids do not। समझ में आ गया कि क्रिस्टलॉइड्स का जो पार्टिकल्स होता है वो SPM से पास कर जाता है, जबकि कोलाइड्स का पार्टिकल नहीं पास करता है। ये जो यहाँ एपरेटस हम इस्तेमाल किए ना, जो एपरेटस यहाँ यूज हुआ है, उस एपरेटस को डायलाइजर कहा जाता है। डायलाइजर, द एपरेटस यूज्ड इज कॉल्ड डायलाइजर। ठीक है, अब इसमें क्या किए वो देखो। द डिस्टिल्ड वाटर इज रिन्यूड। रिन्यूड मीन्स इधर से डालेंगे इधर से निकलेगा, फिर कंटिन्यू डालते रहेंगे निकलता रहेगा, फिर डालते रहेंगे निकलता रहेगा। यानी डिस्टिल्ड वाटर कंप्लीट कंटिन्यू हमें रिन्यू करना है। रिन्यू मीन्स डालते रहना है, हटेगा फिर डालेंगे फिर हटेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा है, द डिस्टिल्ड वाटर इज रिन्यूड फ्रीक्वेंटली, यानी लगातार डालते रहना है, to avoid accumulation of the crystalloids as otherwise they may start diffusing back into the bed। देखो, कंटिन्यू यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंटली डिस्टिल्ड वाटर को डालते रहना होगा और यहाँ से इसको निकालते रहना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या, अगर हम वाटर नहीं डालेंगे, अगर यहाँ से इसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा मालूम है, जो ये सॉल्यूशन आपका रहेगा फिर से वापस इसमें चला जा सकता है क्रिस्टलॉइड्स, क्योंकि निकला है तो जा भी तो सकता है ना। इसलिए क्या करना है, हमें हल्का हल्का प्रेशर पर वाटर को कंटिन्यू इसमें डालते रहना है और यहाँ से इसको वाटर को निकालते ही रहना है। ठीक है, अपने आप समझो कि वाटर इसमें गया होगा, क्रिस्टलॉइड्स को डिसॉल्व किया होगा और यहाँ से उसको लेकर निकल रहा होगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यू आपको जारी रखनी है। नहीं रखेंगे, रोक देंगे इस प्रक्रिया को, तो होगा क्या, इस सॉल्यूशन में जो क्रिस्टलॉइड्स आया है अंदर से बाहर, फिर मालूम पड़ा बाहर से अंदर चला गया। The above process can be quickened if an electric field is
applied around the membrane. The process is called electrodialysis. अब एक इंटरेस्टिंग चीज सीखो इसी में कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें, इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें, ये जो डायलाइसिस का प्रोसेस हो रहा था वो और फास्ट हो जाएगा। मान लो इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि अगर इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें, इसको क्यों सेटअप किया है मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने से होगा क्या कि ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कैसे? वाटर तो इसमें आ रहा था, क्रिस्टलाइट्स को घुला रहा था, बाहर निकल रहा था। अब हम जानते हैं कि कोलाइडल जो पार्टिकल होता है वो कोई ना कोई स्पेसिफाइड चार्ज होता है। ठीक है, और जो कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन उसका अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे तो जो चार्ज पार्टिकल होगा अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ तेजी से मूव करेगा। जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा। ये प्रोसेस यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। जो धीरे धीरे वाटर मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा था, फिर क्रिस्टलाइट्स को घुला करके बाहर निकल रहा था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए ना तुरंत उसमें मूवमेंट तेज़ी से होने लगा। जो कोलाइडल पार्टिकल था, मान लो पॉजिटिव चार्ज था अगर कोलाइडल पार्टिकल, तो तुरंत नेगेटिव पोल की तरफ मूव किया। तो मूव किया मतलब ये नहीं कि मेम्ब्रेन को पार करके जाके पोल पर चिपक गया, ऐसा नहीं है। मूवमेंट उधर हुआ लेकिन वो तो पार तो नहीं कर पाएगा एसपीएम को, तो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एक तरफ। और जो क्रिस्टलॉइड्स था वो अपोजिट चार्ज होता है, तुरंत वो मेम्ब्रेन को पार करके अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाएगा। कहने का मतलब कि जो डायलिसिस का प्रोसेस है इसको हम और फास्ट कर सकते हैं, क्विक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे तो ये डायलिसिस का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्लियर है? चलिए क्या देखो, इलेक्ट्रोडायलिसिस लिखा हुआ। अब आइए नीचे पढ़िए। इन ह्यूमन किडनीज परफॉर्म डायलिसिस इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई ब्लड। यानी ह्यूमन में किडनी जो है ना वो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस का काम करता है। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करके भेजता है। विच इज ऑफ कोलाइडल नेचर। वो ब्लड क्या होता है? कोलाइडल नेचर का होता है। और ब्लड को प्यूरिफाइड करता है कौन? किडनी। यानी किडनी जो है ना ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, वो एक डायलिसिस का प्रोसेस है। यानी हमारे बॉडी के अंदर भी डायलिसिस का प्रोसेस हो रहा है किडनी के द्वारा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस इज in the purification of blood in the artificial kidney machine. Sometimes कुछ मरीज होते हैं जिनका किडनी फेल कर जाता है, तो आर्टिफिशियल किडनी मशीन के थ्रू ब्लड को हमारे शरीर में भेजा जाता है। जो ब्लड अगर मान लो ख़राब हो गया है, किडनी हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, अब सुने होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है ना किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, या फिर कहो ब्लड को प्यूरिफिकेशन किया जाता है, पुराने ब्लड को निकाला जाता है, नया ब्लड चढ़ाया जाता है। ये सब आर्टिफिशियल किडनी मशीन के द्वारा ही होता है। बहुत सारी लंबी प्रक्रिया होगी। एक्चुअली ये मेडिकल साइंस का सारा चीज़ है, हमें केवल हल्का फुल्का यहाँ पर जानना है, बहुत अंदर मेडिकल के साइंस में नहीं घुसना है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेडिकल का नीट का क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में पहुँचिएगा तो वहाँ और डिटेल डिस्कशन करिएगा। ठीक है, चलो देखो समझ में आ गया यहाँ क्या हो रहा है। सो कि डायलिसिस का मेन एप्लीकेशन कहाँ है? आर्टिफिशियल किडनी मशीन के द्वारा ब्लड को प्यूरिफाइड करने में, और उस ब्लड को फिर हम लोग शरीर के अंदर भी भेजते हैं। द डायलिसिस मेम्ब्रेन परमिट्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एक्सेस आयंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू पास थ्रू एसपीएम, whereas colloidal sized particles such as hemoglobin do not pass through SPM. जो डायलिसिस मशीन में डायलिसिस मेम्ब्रेन होता है ना, वो डायलिसिस मेम्ब्रेन क्या करता है? जो छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे, जो आयंस होंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, उन सबको एसपीएम से बाहर कर देगा, मेम्ब्रेन से बाहर कर देगा। लेकिन जो कोलाइडल साइज का बड़ा पार्टिकल होगा जैसे हीमोग्लोबिन होता है, वो एसपीएम को पार नहीं करता है। समझ गए? डायलिसिस मेम्ब्रेन क्या करता है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एक्सेस आयंस या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो छोटे छोटे साइज के होते हैं वो एसपीएम को पार करके बाहर निकल जाते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन जो कोलाइडल साइज का होता है
वो SPM को पार नहीं करता है। इस प्रकार हमारा ब्लड भी प्यूरिफाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो। ये डायलिसिस हो गया हमारा। तो बच्चों हम लोग अभी प्यूरिफिकेशन में डायलिसिस पढ़े और अभी हमें दो मेथड और पढ़ने हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। दोनों को हमने अभी बोर्ड पर लिख रखा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ से यहाँ तक है, सेंट्रीफ्यूगेशन आपका ये है। एग्जाम में ये सब बेटा पूछता है, याद रखो, इसलिए इसे भागने या हरकने की जरूरत नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। समझो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहले समझो क्या होता है। सो कहानी की तरह सुनना है, फिर इसे नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा, है ना। जो हमारा इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, हमारा मकसद है उसे प्योर करना। ठीक है, उस इम्प्योर सॉल्यूशन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा, कुछ सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होगा, जिसे हमें कोलाइडल पार्टिकल से अलग करना है। ठीक है, आ रही कहानी समझ में। तो करना क्या है कि एक फिल्टर पेपर हम लेते हैं। फिल्टर पेपर क्या होता है कि उसमें जब हम डालते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को, ठीक है, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होगा उससे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन भी पार कर जाता है, ट्रू सॉल्यूशन भी पार कर जाता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। तो हमें करना क्या है मालूम है कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होगा उसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे भाई? कोई तो मेथड होगा। जैसे मान लो कि चाय का छलनी है, चाय का छन्नी होता है ना, चाय छानने वाला, उसके पोर्स के साइज को देखिए कि थोड़ा बड़ा साइज है, मान लेते हैं उसे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि उसके साइज को और छोटा करें। कैसे करिएगा? खुद से सोचो, क्या किया जाए कि जो चाय छन्नी का जो पोर्स का साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाए। कुछ तो ऐसा मेथड होगा, हम वही मेथड यहाँ पर सीखेंगे, जिससे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होगा, जिसके पोर्स का साइज बड़ा होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का, जिससे कोलाइडल पार्टिकल भी पार कर जाएगा और ट्रू सॉल्यूशन का भी पार्टिकल पार कर जाएगा। तो फिर सेपरेट कैसे हुआ? सेपरेट तो हो नहीं पाया। हमें तो क्रिस्टलॉइड्स को और कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करना है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में दोनों पास कर जाएगा तो प्यूरीफाइड तो हुआ नहीं। तो करना क्या होगा हमें कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स के बड़े साइज होते हैं उसे हमें पोर्स के साइज को छोटा करना होगा। ठीक है, पोर्स के साइज को छोटा करने के लिए क्या करते हैं वो सुनो। उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम लोग एक सॉल्यूशन से पास कराते हैं। कोलोडियन बोलते हैं उस सॉल्यूशन को। क्या बोलते हैं? कोलोडियन। या उस ऑर्डिनरी फिल्टर को पेपर को हम जिलेटिन सॉल्यूशन से पास कराते हैं। कोलोडियन या जिलेटिन सॉल्यूशन से। ठीक है, अब जैसे ही कोलोडियन या जिलेटिन सॉल्यूशन से पास कराएंगे, पहला काम हमारा ये रहेगा, और दूसरा काम ये रहेगा कि कोलोडियन या जिलेटिन से पास कराने के बाद उस हम फिल्टर पेपर को हार्ड करने के लिए उसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाल देते हैं। यानी फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन यहाँ पर फिल्टर पेपर को जिलेटिन से पास कराने से, जो उसमें मान लो फिल्टर पेपर है थोड़ा सा उसमें कहो वो हार्ड नहीं होगा, थोड़ा मुलायम होगा, चूँकि उसे जिलेटिन से पास कराए हैं या कोलोडियन सॉल्यूशन से पास कराएंगे, तो उसको हार्ड करने के लिए उसको फिर हम फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन से पास कराएंगे। प्रक्रिया समझ में आ गई क्या करना है? सो सबसे पहली बात, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया गया जिसके पोर्स का साइज बड़ा होता है, जिससे ट्रू सॉल्यूशन भी पास कर जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी। हमें एक ऐसा फिल्टर पेपर तैयार करना होगा जिससे ट्रू सॉल्यूशन पास कर जाए, कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं करे। यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो उस फिल्टर पेपर को पार कर जाए, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल होगा बिग साइज का, वो उस मेम्ब्रेन को या उस फिल्टर पेपर को पार नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए हम उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को सबसे पहले कोलोडियन सॉल्यूशन या जिलेटिन सॉल्यूशन से डीप करेंगे, उसमें डुबा देंगे या उसमें पास कराएंगे उसे। फिर उसको हार्ड करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाल देंगे, जिससे वो आपका हार्ड भी हो जाएगा और उसके पोर्स का जो बड़ा साइज था उसमें से साइज जो है ना कुछ कुछ कोलोडियन के द्वारा या जिलेटिन के द्वारा भर जाएगा, तो छोटे छोटे साइज उसमें बचेंगे।
समझे? जैसे खुद से सोचो कि एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, चाय छन्नी ही है मान लो, है ना, और उसमें कभी कभी देखते हैं जब नया चाय छन्नी लेते हैं हम लोग, चाय डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जल्दी से सब निकल जाता है। लेकिन मान लो धीरे 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 वो चाय छन्नी को देखते होंगे आप लोग, गंदा हो गया, या 2-4-5 महीने के बाद उसके पोर्स देखिएगा ध्यान से तो थोड़ा छोटे छोटे आपको दिखेंगे साइड से। क्यों ऐसा हुआ? उसका यूज़ करते 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 धीरे धीरे उसके पोर्स के साइज में कुछ भरते चला गया और पोर का साइज छोटा होते चला गया। फिर देखिएगा कि चाय छन्नी जो है थोड़ा स्लो रेट से चाय को छान के बाहर निकालता है। कभी चाय पत्ती उसमें छोटा सा फंसा हुआ रह गया या कुछ भी फंसा हुआ रह जाता है, वो सही ढंग से काम नहीं करता है। ठीक है, बस यही काम हमको करना है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कुछ ऐसा करे कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर में चेंज हो जाए। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को जिलेटिन से पास कराए। जिलेटिन का पार्टिकल सब जो था ना, पोर्स को थोड़ा थोड़ा भर दिया। उसको हार्ड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको फॉर्मल्डिहाइड में डाल दिया, या तो जिलेटिन में डालो या कोलोडियन सोल्यूशन में डालो, और फिर उसको हार्ड करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन में डालना होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब ये कोलोडियन क्या होता है भाई? तो कोलोडियन जो है ना, समझो नाइट्रोसेलुलोज 4% लेना है, उस नाइट्रोसेलुलोज को अल्कोहल एंड ईथर में मिला देना है। 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन, समझ गए? नाइट्रोसेलुलोज एक कंपाउंड होता होगा, और मतलब बायोलॉजी का कोई कंपाउंड होगा नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। तो हमें उसमें नहीं जाना नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है, बस ये जाना है नाइट्रोसेलुलोज का 4% सॉल्यूशन हमें तैयार करना है इन अल्कोहल एंड ईथर। यानी एक कंटेनर में अल्कोहल लिए, ईथर लिए, और उसमें हमने क्या किया, नाइट्रोसेलुलोज डाल दिया 4%, अल्कोहल एंड ईथर के रेस्पेक्ट में 4%। ये जो मिक्सचर सॉल्यूशन तैयार होगा ना, इसी सॉल्यूशन को कोलोडियन कहा जाता है। इसी सॉल्यूशन से हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को पहले डालेंगे, फिर उसको निकाल लेंगे, फिर उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हार्ड करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड में डाल देंगे। इससे होगा क्या, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर्स का बड़ा साइज होगा वो छोटा हो जाता है, उसके पोर्स के साइज कुछ भर जाते हैं कोलोडियन के द्वारा, और वो हार्ड भी हो जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है मालूम है, उस जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर अब हमारा तैयार हो गया, उसमें डाल दीजिए आप इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन को विथ डिस्पर्सन मीडियम डाल दिए। अब उसके पोर्स के साइज छोटे हैं, तो होगा क्या कि डिस्पर्सन मीडियम जो होगा, इम्प्यूरिटीज जो होगा उस कोलाइडल सोल्यूशन में, इम्प्यूरिटीज इलेक्ट्रोलाइट या दूसरा कोई भी इम्प्यूरिटीज, उसको तो घुला लेगा पानी अपने में, और वो फिल्टर पेपर को पार करके नीचे गिर जाएगा, और जो कोलाइडल पार्टिकल होगा बड़ा साइज का, वो ऊपर में ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोलाइडल पार्टिकल पार नहीं किया अल्ट्रा फिल्टर पेपर को, लेकिन बाकी जो दूसरा इम्प्यूरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट्स था वो वाटर के थ्रू नीचे निकल गया। अब हमारा यहाँ पर प्योर कोलाइडल पार्टिकल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस कोलाइडल पार्टिकल को फिर से आप प्योर डिस्पर्सन मीडियम यानी वाटर में मिला करके सेक कर दीजिएगा। ठीक है, आपका उस कोलाइडल पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही उसको हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर में डालेंगे तो उसमें तो हमारा जो डिस्पर्सन मीडियम था वाटर, वो भी तो निकल गया ना, तो प्योर कोलाइडल पार्टिकल ऊपर केवल बच गया। हमको कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करना है, तो उस पार्टिकल को क्या करिएगा, वाटर में मिला के फिर से सेक करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो भी इम्प्यूरिटीज रहा होगा तो फिल्टर पेपर को पार कर गया होगा, बच गया ऊपर में केवल कोलाइडल पार्टिकल, उसको फिर से डिस्पर्सन मीडियम में डाल के प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर लो, हो गया। अब इस कोलाइडल जो यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, आप इसे चाहिएगा तो और फास्ट कर सकते हैं। कैसे? प्रेशर लगा करके या सकिंग के द्वारा। सक्शन जो था ना, सकिंग मशीन होता होगा कुछ, वो जो था ना, वो वैक्यूम प्रेशर जो क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम सकिंग, या प्रेशर लगाओ जिससे कि तेज़ी से निकल जाए, या कुछ सकिंग मशीन लगा दो ताकि तेज़ी से उसको खींच ले। ठीक है, यानी ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। उसको फास्ट करने के लिए हम उसमें प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं या सकिंग का भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक का यही बात लिखा हुआ है, इससे आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा बात। यह हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन समझो, सेंट्रीफ्यूगिंग समझ में आता है? वो जो था ना, जैसे कभी घर में देखे होंगे कि घर में दाल बनते हैं, दाल, ठीक है, तो देखते हो मम्मी यार को आप छाँटने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है।
वो क्या होता है, घाटना मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगिंग ही किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। या फिर जैसे मान लो हम लोग पानी में चीनी को घुलाने के लिए उसको गोल गोल घुमाते हैं इस तरह, सब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो करना क्या है ना, अब यहाँ समझो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा। जैसे दूध से, मिल्क से मक्खन को निकालने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब देखे होंगे टीवी सीरियल में, है ना, स्पेशली जो कृष्णा देता है उसमें देखे होंगे यशोदा मैया को बराबर ऐसे करके घाटते हुए देखे होंगे आप लोग। वो क्या करती है, मिल्क से मक्खन को अलग करने का काम किया, तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो समझो सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें यहाँ करना क्या है। सो एक ट्यूब लेना है, ट्यूब, उस ट्यूब में इम्प्योर कोलाइडल सॉल्ट डाला हुआ है, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्ट, ठीक है। अब उस ट्यूब को जिसमें इम्प्योर कोलाइडल सॉल्ट डाला हुआ है उसमें आपका डिस्पर्सन मीडियम भी होगा, उसको एक सेंट्रीफ्यूग में डाल देना है। सेंट्रीफ्यूग में, सेंट्रीफ्यूग क्या, एक मशीन होगा जिसमें उस ट्यूब को गोल गोल जोर से घुमाया जाता होगा, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन आता है, ठीक है। उस सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में हमने क्या किया, उस कोलाइडल सॉल्यूशन वाले ट्यूब को डाल दिया, ठीक है, और उसको फिर सेंट्रीफ्यूगिंग कराया गया, खूब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, खूब जोर जोर से उसे घुमाया गया। ऐसा करने से हुआ क्या, चूँकि कोलाइडल पार्टिकल तो बड़ा साइज का होगा, वो उस ट्यूब के नीचे बॉटम में सेट कर जाएगा, और जो हल्का पार्टिकल होगा छोटे साइज का वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ ऊपर चला आता है, ठीक है। जैसे दूध में देखते हो ना, क्रीम ऐसे निकालते थे, क्रीम ऊपर चलाता है, नीचे पूरा पानी या जो वेस्टेज है वो नीचे बच जाता है। तो क्या किया जाता है, फिर क्रीम को अलग कर लिया जाता है। बस यही काम यहाँ भी करना है। इसमें क्या होगा, जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा तो चूँकि कोलाइडल पार्टिकल बड़े साइज के होते हैं तो वो नीचे बॉटम में सेट करेगा, और जो हल्का छोटा साइज का पार्टिकल होगा वो ऊपर रहेगा। अब उस छोटे साइज के इम्प्योरिटीज़ को जो ऊपर में है उसको डिकेंड कर लीजिए, डिकेंड में उसको अब छाँट के अलग कर लीजिए, या उसको छान के अलग कर लीजिए, या उसको कांच करके अलग कर लीजिए, किसी तरह से उसको आप अलग कर लीजिए। उसको डिकेंड ऑफ कहा जाता है। ऊपर में जो इम्प्योरिटीज़ था झाग के साथ या जैसे भी बना होगा उसको आप डिकेंड कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो नीचे हमारा प्योर कोलाइडल पार्टिकल बचेगा। अब उस कोलाइडल पार्टिकल को फिर से अगर हम प्योर डिस्पर्सन मीडियम में डाल के सेक कर देंगे तो फिर से हमारा प्योर कोलाइडल सॉल्ट बन जाएगा। सेंट्रीफ्यूगिंग से हुआ क्या, जो ट्यूब में इम्प्योर कोलाइडल सॉल्ट था विद डिस्पर्सन मीडियम, सेंट्रीफ्यूगिंग करने से क्या हुआ कि सारा बड़ा पार्टिकल जो बिग साइज का था वो नीचे बॉटम में बैठ जाता है, और स्मॉल साइज पार्टिकल विद डिस्पर्सन मीडियम ऊपर चलाएगा। उस डिस्पर्सन मीडियम को आप छाँट के अलग कर लीजिए, कांच के अलग कर लीजिए, जैसे भी अलग करना है कर लीजिए, और नीचे हमारा कोलाइडल पार्टिकल बच जाएगा। उस ट्यूब में कोलाइडल पार्टिकल है, अब उसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल दो, मिला दो, उसको प्योर कोलाइडल सोल्यूशन तैयार हो गया। इस प्रकार इम्प्योरिटी जो था सेंट्रीफ्यूगिंग के थ्रू भी अलग किया जा सकता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना के अलग किया जा सकता है, और डायलाइसिस तो हम पीछे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जल्द से नोट कर लो, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी समझा रहे तो वही कहानी लिखी हुई है, सब कहानी को नोट कर लिया करो कॉपी में, एक बार पढ़ा करो। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये प्यूरिफिकेशन का भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो पढ़ेंगे, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश्ड भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ पढ़ना है। प्रॉपर्टी ये नहीं कि एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, उसमें बहुत चीज़ पढ़ना है, ठीक है। चलो नोट करो, मेहनत करो, है ना। घर पर एक अच्छा मौका मिला आप लोग को लॉकडाउन में रह करके, ठीक है, पढ़ने का। देखो कमिंग फिर क्या होता है, आगे का क्या प्रोसेस, कैसे कैसे क्या होगा, जैसा होगा उस तरह से सब लोगों को करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट के आपके वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और खूब जम करके इस बार 2021 में बहुत अच्छे ढंग से आपको रिजल्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ओके। बोर्ड में भी और साथ साथ कॉम्पिटिशन में भी खूब बढ़िया रिजल्ट देना है आप लोगों को, मेहनत करना है इसके लिए, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।